हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल स्टडी। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 12 फॉर निर्माण सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी के एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। अभी तक इसमें 11 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। दिस इज़ द 6th चैप्टर, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, जिसका सेकंड पार्ट है। ये 11th लेक्चर वॉज द फर्स्ट पार्ट। ऑलरेडी इस चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। पहला तो ये कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड, वी अंडरस्टूड दैट, एंड ऑल्सो ये एटीट्यूड्स कैसे फॉर्म होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में यानी 11th लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ ली हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर के बाद आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेंगे तो वो सारी बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी, बिकॉज इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए, राइट। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ एटीट्यूड चेंज, राइट। अब अभी तक हमने समझा कि एटीट्यूड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है लोगों के अंदर हमने, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या तरीका था फॉर्म होने का, विच वॉज लर्निंग। हमने ये देखा कि लर्निंग से एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं लोगों के अंदर। हम किसी को देख कर यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से, या रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू विच इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग, या एसोसिएशन के थ्रू विच इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो लर्निंग के जो भी अलग अलग तरीके होते हैं हमने देखा, उन्हीं सारे तरीक़ों से अल्टीमेटली ये जो भी एटीट्यूड है वो किसी इंडिविजुअल के अंदर फॉर्म हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़, इंसान, ऑब्जेक्ट, आइडिया के बारे में, राइट। नाउ अगर किसी के अंदर कुछ एटीट्यूड ऐसा है जो जिसमें कुछ फॉल्ट है, कोई फॉल्टी सा एटीट्यूड है, राइट, मतलब कोई ऐसा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बट सम हाउ नेगेटिव एटीट्यूड है, या कोई ऐसी बुरी चीज़ है, बुरी आदत है, जैसे इफ़ समवन अगर कोई स्मोकिंग करता है तो इट इज़ ये तो एक फैक्ट है कि स्मोकिंग की तरफ आपका एटीट्यूड नेगेटिव होना चाहिए फॉर योर गुड, बट उसकी तरफ, उस चीज़ की तरफ, स्मोकिंग की तरफ आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो दिस इज़ व्हाट, ये एक फॉल्टी एटीट्यूड है, राइट। दिस इज़ नॉट करेक्ट, सोशली भी करेक्ट नहीं है और आपके खुद के लिए पर्सनली भी ये करेक्ट नहीं है, राइट। तो इस तरीके से जब कभी भी एटीट्यूड कुछ में कुछ गड़बड़ी होती है, कोई गलत तरीके का एटीट्यूड हमारा किसी पर्टिकुलर चीज़, आइडिया, लोग की तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ हमारा गलत एटीट्यूड हो जाता है, तो उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम खुद ही अपना एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अगर हम स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी पर्सनल ऐसी हमारा कुछ हृदय परिवर्तन रातों रात हो गया कि अब मुझे स्मोकिंग की तरफ अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, नॉट 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 लाइक दैट ना। तो हो सकता है कि कोई अदर पर्सन भी हमारे एटीट्यूड में चेंज लाना चाह रहा हो फॉर एनी रीज़न। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो वो हमारी भलाई के लिए हमारे एटीट्यूड में चेंज लाना चाहते हैं, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कम्युनिटी लीडर्स हो गए, पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इन लोग का क्या मतलब होता है कि हमारा किसी चीज़ के प्रति एटीट्यूड में चेंज लाने का इनका मकसद या मोटिव हो सकता है। जैसे कोई कंज्यूमर गुड बना रही है कोई कंपनी, और उनको क्या चाहिए कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पसंद करें, तो लोगों का वो अपने प्रोडक्ट की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहते हैं। और इसलिए अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है या हमारा कोई एटीट्यूड ही नहीं है उस चीज़ की तरफ, न्यूट्रल भी है, तो भी न्यूट्रल से पॉजिटिव एक चेंज ही तो आया। तो वो सब करने का, किसी को पर्सुएड करके या किसी को इन्फ्लुएंस करके उनके एटीट्यूड में चेंज लाने का काम भी ये सब कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे हम पर्सनली अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, राइट। नाउ एटीट्यूड चेंज करना आसान है अगर वो अभी भी फॉर्मेटिव स्टेज में है। फॉर्मेटिव स्टेज में है मतलब कि अभी भी वो बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं कोई स्टोरी लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग स्टोरी, और मैं उसको एक बुक पब्लिश करूँगी, राइट। नाउ अब मेरी स्टोरी अभी मैं लिख रही हूँ, अभी एडिटिंग में है, ड्राफ्टिंग में है, तो मैं अगर उसमें मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यार इस जगह पे मैं इसको इस तरीके से ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकती हूँ, या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से शो कर सकती हूँ, प्रेजेंट कर सकती हूँ, तो अभी भी वो स्टोरी बन रही है, अभी भी वो लिख रही है, अभी उसकी ड्राफ्टिंग चल रही है, एडिटिंग हो सकती है उसमें, तो मैं वो एडिट कर दूंगी। तो ये हो गया फॉर्मेटिव स्टेज, जहाँ पे वो कोई भी चीज़ जो है वो अभी भी फॉर्म हो रही है, राइट। अब अगर मान लो वो पूरी स्टोरी मैंने लिख दी, उसकी एडिटिंग कंप्लीट होगी, ड्राफ्टिंग आफ्टिंग सब हो गई है, नाउ इट हैज़ गॉन फॉर पब्लिश, और वहाँ पर कुछ 500 कॉपीज़ ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं उस बुक की, राइट। अब अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है या कुछ भी ऐसा हिट करता है कि आपको ये चेंजेस लाने हैं, आपको ये एडिटिंग करनी है, तो क्या आप कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो चीज़ ऑलरेडी बन चुकी है। अब उसकी 500 कॉपीज़ बुक की छप चुकी हैं, तो क्या आप उसमें चेंज कर देंगे कि नहीं नहीं ये वेस्ट कर दो, इनको फेंक दो, और मैं एडिट करके दूसरा ड्राफ्ट देती हूँ एंड देन उसको हम पब्लिश करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते हम, राइट। तो एटीट्यूड के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर एटीट्यूड अभी बन रहा है तो हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, बट अगर किसी के अंदर वो एटीट्यूड बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म हो चुका है
और बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है, तो उस एटीट्यूड को चेंज करने में हमें ज़्यादा मुसीबत हो सकती है, ज़्यादा मेहनत लग सकती है और हो सकता है कि हम चेंज कर भी ना पाएँ, राइट। एटीट्यूड चेंज डिपेंड करता है ऑन अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ हु इज़ स्पीकिंग, व्हाट दे से, हाउ दे से इट एंड हु इज़ लिसनिंग। मतलब कौन कह रहा है हमें एटीट्यूड चेंज करने के लिए, क्यों कह रहा है, मतलब क्या एटीट्यूड में चेंज लाना है, हाउ दे से इट वो किस तरीके से उसे कहते हैं, एंड हु इज़ लिसनिंग। देखो अब अगर मैं एडवर्टीजमेंट का एक एग्जांपल लेती हूँ, तो कौन बोल रहा है, जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी है वो एडवर्टीजमेंट कर रही है अपने प्रोडक्ट का। व्हाट दे से वो क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। हाउ दे से इट एंड व्हाट दे से वो क्या कहते हैं और उस बात को किस तरीके से कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कौन सुन रहा है, यानी जो कंज्यूमर है वो सुन रहा है और वो किस तरीके से उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर के अपने एटीट्यूड में चेंज ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी एटीट्यूड को चेंज करने में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें पढ़नी है जो इस चैप्टर की, जो इस टॉपिक की है, दैट इज़ कि ये एटीट्यूड चेंज करने के लिए कुछ 3 हमें मेन थ्योरीज थी, आप कह सकते हो, या 3 कॉन्सेप्ट्स थे जिनके थ्रू हम इन एटीट्यूड में चेंज कर सकते हैं, जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा हमें दिए गए हैं। ये 3 मेन थ्योरी या 3 जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। बात करें अगर सबसे पहले थ्योरी की, तो बेटा इसका नाम है बैलेंस थ्योरी एंड दिस वाज गिवन बाय फ्रिट्ज हीडर। फ्रिट्ज हीडर ने हमें बैलेंस थ्योरी दी थी और इनका बेसिक कहना ये था कि हम जो भी इंडिविजुअल है वो अपने एटीट्यूड में एक बैलेंस, अपने लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना चाहता है। कहीं भी जब ये बैलेंस गड़बड़ाता है ना, अगर आप वो इफेक्टिव मामले में कह लो या कॉग्निटिव मामले में कह लो, तो ये अपने एटीट्यूड में लोग चेंज लाना चाहते हैं। अब ये इम्बैलेंस जो है वो किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो किस चीज़ में इम्बैलेंस आता है, किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी चीज़ें हम इस कॉन्सेप्ट में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। देखो इनका है कि पीपल वांट बैलेंस इन देयर रिलेशनशिप्स एंड एटीट्यूड्स। अब किसी भी इंसान के साथ जो उनकी लाइफ में लोग हैं, उनके साथ उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं और जिस तरीके का उनका एटीट्यूड है, उसमें वो एक बैलेंस लाना चाहते हैं। मान लो आप कोई 2 बहुत अच्छे लोग हो, या अगर आप कॉमन एग्जांपल लेते हैं आपके पेरेंट्स में, आप में और आपके पेरेंट्स में एक जनरेशन का गैप होता है, तो आपकी जो भी सोच होती है, जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का, वो बहुत डिफरेंट होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट भी डिफरेंट होता है, और इसी सब के इन टर्न बिहेवियरल कंपोनेंट भी अलग ही होता है। तो इन टर्न आपका जो एटीट्यूड होता है दोनों का बहुत डिफरेंट होता है। बट अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप बना के रखनी है, तो वहाँ पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपने और उनके एटीट्यूड में, सो दैट कि आप हार्मनी में उनके साथ रह सको, आपके रिश्ते भी ना खराब हो, राइट। वरना क्यों होता है ऐसा कि पेरेंट्स से बच्चों के रिश्ते खराब हो जाते हैं, बिकॉज उनके एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होते हैं अलग अलग आइडियाज़ और लोगों की और चीज़ों की तरफ, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से वो सारी हार्मनी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको एक बैलेंस बना के रखना है अपने रिलेशनशिप्स में, तो आपको अपने एटीट्यूड्स में भी बैलेंस बना के रखना होगा, because imbalance causes discomfort, so one of the attitudes must change to restore balance बनाने के लिए। now what is he talking about, ये क्या कहना चाहते हैं। इस थ्योरी को हम बहुत बार POX मॉडल भी कहते हैं। अब POX में व्हाट इज POX, P इज़ द पर्सन जिसके एटीट्यूड को हमें स्टडी करना है, O इज़ सम अदर पर्सन जिसके कॉन्टेक्स्ट में या जिसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं P के एटीट्यूड की, एंड X इज़ द टॉपिक और ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ जो है वो हम किसी के एटीट्यूड को स्टडी कर रहे हैं। नाउ दिस कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, ये तीनों इंसान भी हो सकते हैं और तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इसका जो कॉमन एग्जाम्पल जो फ्रिट्ज हीडर ने दिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उसके थ्रू मैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। मान लो P कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल समझ लो, कोई भी मान लो आप हो, ठीक है, राइट, आप हो, एंड O इज सम अदर इंडिविजुअल, सामने वाला कोई भी इंडिविजुअल है, मान लो आपके कज़न की शादी हो रही है, राइट, और उनके जो भी इन लॉज हैं वो सामने वाला पर्सन है, राइट, आपकी कज़न जो है वो फीमेल है। नाउ X इज़ अ टॉपिक जिसकी तरफ आप इस एटीट्यूड को स्टडी करना चाह रहे हो, अपने एटीट्यूड में चेंज लाना चाह रहे हो, या सामने वाले के एटीट्यूड में चेंज लाना चाह रहे हो। नाउ दिस X जो ये है, दिस इज़ डाउरी, राइट, दिस इज़ डाउरी। अब डाउरी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी तरफ आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है। P जो कि आप खुद हो, आपका डाउरी की तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड है, मतलब आप सपोर्ट नहीं करते। डाउरी मतलब समझ रहे हो ना, दहेज लेना शादी में, तो दहेज लेने का जो ये प्रथा है, ये आप इसको सपोर्ट नहीं करते। तो आपका जो X की तरफ ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज नेगेटिव रिलेशनशिप, राइट। आपका X की तरफ जो रिलेशनशिप है या जो भी एटीट्यूड है एग्जैक्ट वर्ड, दैट इज नेगेटिव, यानी आप दहेज प्रथा को सपोर्ट नहीं करते। नाउ वो जो इंडिविजुअल है, इसका एटीट्यूड डाउरी की तरफ कैसा है, पॉजिटिव है, यानी जो भी उनके इन लॉज हैं
वो आपके थ्रू उनका रिश्ता हो रहा है, मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड के भाई से हो रहा है मान लो, ठीक है। अब उनके जो भी लॉज हैं उनका डाउरी की तरफ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब वो दहेज लेना और देना सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। तो इनका ये जो रिलेशनशिप हो गया दैट इज़ पॉजिटिव। एंड अगर आप दोनों के बीच में देखा जाए, मतलब अगर आपके बेस्ट फ्रेंड के घर वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक पॉजिटिव रिलेशन उनके साथ या उनकी तरफ आपका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, उनका एटीट्यूड आपकी तरफ पॉजिटिव होगा। नाउ दिस इज़ अ कंडीशन जहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। क्यों इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है? आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव वाली बात मत सोचो। जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अभी उसके बारे में मत सोचो, नोट्स में जो लिखा है वो मत सोचो। मेरी बात सुनो, अगर आप हो और आपकी बेस्ट फ्रेंड है और डाउरी की बात है, आपका डाउरी की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आप ऑब्वियस सी बात है उन अपने मतलब जो भी आपके कज़िन हैं उनको सपोर्ट करोगे कि डाउरी नहीं लेनी चाहिए। बट देन आपके जो बेस्ट फ्रेंड के घर वाले हैं वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमें दहेज चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में क्या होगा, आपका आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ रिश्ता ख़राब होगा, बिकॉज आपके घर वालों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दोनों अलग अलग है, राइट। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और आपके बेस्ट फ्रेंड के घर वाले जो बात कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। तो आप लोगों के रिश्ते में इसकी वजह से खटास या पैदा हो सकती है, आपका पॉजिटिव मतलब आपका एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ चेंज हो सकता है। इसलिए यहाँ पर पूरी की पूरी कंडीशन में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब इस इम्बैलेंस को सही करने के लिए, मतलब ऐसा करने के लिए कि चीज़ भी सही हो, मतलब रिलेशनशिप में आपके कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए क्या हो सकता है, या ये कंडीशन पूरी सॉल्व हो जाए, जो भसड़ मची हुई है ये पूरी सॉल्व हो जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? या तो आप ये कर सकते हैं कि भाई आप भी जो है वो सपोर्ट करने लगो इस चीज़ को, इस एटीट्यूड में चेंज लाओ, अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करो दहेज प्रथा की तरफ। तो ये पूरा बैलेंस अच्छे से क्रिएट हो जाएगा कि भाई कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा, ये भी कह रहे हैं हम लेंगे और ये भी कह रहे हैं हम देंगे, तो ठीक है भाई, और आप लोगों के आपकी फ्रेंडशिप भी बनी रहेगी, राइट। ये हो सकता है। या तो फिर ये हो सकता है कि आप इनको कहो कि भाई आपका ये जो पॉजिटिव है इसको, पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव करो, मतलब आप भी दहेज लेने से मना कर दो कि हमें दहेज नहीं चाहिए, आप मत मांगो, ना हमें देना है ना आपको लेना है, अच्छे से सारी रिश्ता तय हो जाएगा, शादी हो जाएगी, आपके फ्रेंडशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक कंपोनेंट में हमें एटीट्यूड में चेंज लाना है। दिस इज व्हाट POX मॉडल टॉक्स अबाउट, दिस इज व्हाट फ्रिट्ज ईटर टोल्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, राइट। इन्होंने कहा कि जब भी ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है एक ट्रायंगल में, जब भी ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो वन एटीट्यूड मस्ट चेंज, मतलब किसी एक एटीट्यूड को हमें चेंज करना पड़ेगा सो दैट कि वो बैलेंस रिस्टोर हो जाए। मतलब चाहे वो P का एटीट्यूड हो डाउरी की तरफ या O का एटीट्यूड हो डाउरी की तरफ, उसमें हमें किसी एक में तो चेंज लाना पड़ेगा। अब कैसे हम समझेंगे इम्बैलेंस, अगर आप थ्योरेटिकल भाषा में बोलते हैं तो अगर तीनों रिलेशनशिप पॉजिटिव है, मतलब जो भी आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, अगर इसके तीनों साइड्स पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब तीनों का एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये बैलेंस सिचुएशन है, इसमें हमें चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो नेगेटिव हैं और वन पॉजिटिव है, दो नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, एक बैलेंस सिचुएशन है, इसमें भी हमें चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर दोनों ही मतलब सॉरी तीनों ही कंपोनेंट्स, तीनों ही एटीट्यूड्स नेगेटिव आ जाती हैं, मतलब पूरी नेगेटिविटी छा जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये रिलेट कर लो कि अगर पूरी नेगेटिविटी है तो वो इम्बैलेंस है। अगर दो पॉजिटिव और वन नेगेटिव है तो भी इम्बैलेंस है। अब अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो, आप मैथ्स के थ्रू इसको रिलेट कर लो कि अगर सारे पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव बन सकता है, अगर दो नेगेटिव है तो दो नेगेटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव बन जाता है, तो ये भी पॉजिटिव बन सकता है। बट अगर सारे नेगेटिव हैं तो हम पॉजिटिव नहीं ला सकते, और अगर एक नेगेटिव है तो भी हम पॉजिटिव नहीं बना सकते, राइट। तो इस वजह से जो है हमारा यहाँ पे इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब इसको मैं एक और ईजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। डोंट वरी, अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा है, थ्योरी से कन्फ्यूजन हो रही है, तो आपको अब इस एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रही हूँ इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो P आप हो, दिस इज U, ठीक है, U। अब ये जो O है दिस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये आपकी BFF है, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, राइट। और एक और कोई इंसान है दैट इज़ X, जो कि क्या है, आप दोनों का मतलब आप इनके कॉमन फ्रेंड हो, राइट। मतलब ये O के भी आप कॉमन फ्रेंड हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है इनकी तरफ, और X के भी आप कॉमन फ्रेंड हो, आपका मतलब इन दोनों के आप कॉमन फ्रेंड हो। ये BFF है, ये भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बट मतलब अगर ये BFF 1 है तो ये BFF 2 है, मतलब ये सेकंड नंबर पे आती है, राइट। नाउ समहाउ कुछ ऐसा हो गया कि इन अभी तक 3 का ग्रुप था, बहुत अच्छी 3 इडियट्स वाली आपका ग्रुप चल रहा था, फ्रेंडशिप चल रही थी। नाउ समहाउ क्या हुआ कि OX में झगड़ा हो गया, आपके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया। नाउ अब आप बीच में फंस गए हो, अब आप क्या करोगे, ये आपसे कह रही है कि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुमसे करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या करूँगी,
ठीक है। अब एक्स भी कह रहा है कि यार या तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो या तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो। तो अब आपके यहाँ पे क्या एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, आप फंस रहे हो, आप इम्बैलेंस फील कर रहे हो, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी इनसे भी फ्रेंडशिप है, आप इनसे भी फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहते, आप इनसे भी फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दोनों ही आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके, राइट। बट इनका आपस में तो रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। अब दोनों ने आपको ये कंडीशन दे दी है कि या तो आप उनसे बात करो या तो आप हमसे बात करो, दोनों के साथ आप दोस्ती बना करके नहीं रख सकते। नाउ इट्स अ सिचुएशन ऑफ ग्रेट इम्बैलेंस, ठीक है। अब क्या करना है? अब एक चीज़ हो सकती है, या तो भाई आप ये करो कि आप इनकी तरफ जो है नेगेटिव एटीट्यूड कर लो, मतलब एक को छोड़ दो और एक को चुन लो। अब चाहे आप इनको छोड़ो चाहे आप इनको छोड़ो, एक की तरफ आप नेगेटिव एटीट्यूड कर लो, तो जो है वो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी कि मतलब हाँ एक को चूज़ कर लो, राइट। तो बैलेंस हो गया भाई, हाँ हम तुम्हें चूज़ करते हैं, आपकी अच्छी फ्रेंडशिप आगे कंटिन्यू हो जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है या जो झगड़ा है उसको सॉल्व कर दो। अगर उनका झगड़ा सॉल्व हो जाएगा तो तीनों लोग फिर से तिगड़ी अच्छी बन जाएगी, सारे बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ तीनों लोग आराम से रहो, चिल करो, राइट। तो भी इम्बैलेंस की सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमें यही करना है, यही समझना है कि अगर जो है इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो किसी एक एटीट्यूड को हमें चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ आप किसी भी दो कंपोनेंट में चेंज कर दो, नो, ओनली वन। किसी भी एक कंपोनेंट में किसी भी एक एटीट्यूड में आप चेंज करोगे तो वो सिचुएशन बैलेंस में आ जाएगी। अंडरस्टूड? इस इजी एग्जांपल से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरीके से रिलेट करके उसको डेली लाइफ से अगर आप एग्जांपल को या क्वेश्चन को समझोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि वहाँ पर इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ये थियोरेटिकल में जाओगे कि यार पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अच्छा बैलेंस है सारा, अगर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है तो बैलेंस है, तो इस तरीके से आप भूल भी सकते हो, कन्फ्यूज भी हो सकते हो, राइट। तो इस तरीके से डेली लाइफ से आप रिलेट करके क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगी, कुछ एक स्पेशल कुछ क्वेश्चंस मैं ले आऊँगी जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे या कुछ अपने आप से फॉर्म करके, सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अंडरस्टूड? ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैलेंस थ्योरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को एक बार फिर से पूरा सा ये कॉन्सेप्ट आप सुन लीजिएगा, एग्जाम्पल को अच्छे से सुन लीजिएगा और एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी which is called the cognitive dissonance theory and it was given by Leon Festinger। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने एबीसी कंपोनेंट के नाम से पढ़ा था, जिसमें अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ डिसोनेंस इज अ स्टेट जहाँ पर जो आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का वो आपके बिहेवियरल कंपोनेंट से मैच नहीं करता। सिंपल भाषा में अगर बोले तो सोचते आप कुछ और हो, करते आप कुछ और हो, मतलब आपका मानना जो आपके बिलीव्स हैं वो कुछ और हैं बट वो आपके एक्शंस में नज़र नहीं आ रहे, एक्शंस आप ऑपोजिट कर रहे हैं। दैट इज़ अ स्टेट ऑफ डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब ऐसी कोई स्थिति आती है तब वहाँ पर एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या चेंज करते हैं? हम दोनों में से कोई एक चीज़ को चेंज करते हैं, चाहे आप अपने सोच को चेंज कर लो, बिलीव को चेंज कर लो और उसको एक्शन के साथ अलाइन कर दो, चाहे आप अपने एक्शंस में चेंज लाओ और उसको अपनी सोच के साथ अलाइन कर दो। जैसे एग्जाम्पल बुक में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है दैट इज़ कि पान मसाला कॉजेज कैंसर। एक आदमी है जो ये बिलीव करता है कि पान मसाला खाने से कैंसर होता है और ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें ये नहीं खाना चाहिए, नहीं कंज्यूम करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई ईट पान मसाला, वो ये भी करता है कि मैं पान मसाला खाता हूँ। और इसके न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं। क्या आपको पता है कि जंक फूड खाना अच्छा नहीं होता एंड यू ऑलवेज टेल पीपल कि आप ऐसा मानते हो कि जंक फूड खाना हेल्थ के लिए सही नहीं होता, बट देन ऑल्सो शाम के टाइम में आप रोज़ बर्गर, पिज़्ज़ा, कहीं भी कुछ भी ऐसे पैकेज्ड आइटम्स ये सारे खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? बिलीफ आप कुछ और हैं आपके, आप बोल रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि आप मानते कुछ और हो एंड एक्शंस आपके कुछ और हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ? डिसोनेंस हो गई। नाउ कॉन्सोनेंस में इसे कन्वर्ट करने के लिए, कॉन्सोनेंस मतलब जहाँ पर आपके बिलीव्स और एक्शंस एक दूसरे के साथ अलाइन करते हो, सेम हो, यानी जो आप बोलते हो और मानते हो वही आप करते भी हो। दैट इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्सोनेंस। तो कॉन्सोनेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो फिर हम ये बोलना बंद कर दें कि हम ऐसा मानते हैं कि जंक फूड हानिकारक होता है, या तो फिर हम अपने एक्शंस में चेंज लाएं और जो हम कहते हैं और सोचते हैं कि यह जंक फूड खाना बेकार होता है, गलत होता है, तो हम हमारे एक्शंस में भी वो दिखाएं और हम जंक फूड का कंजम्पशन बंद कर दें। सेम इस एग्जाम्पल में यहाँ पर डिसोनेंस हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आपको पान मसाला खाना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तो टू काउंटर द डिसोनेंस, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बिलीफ में चेंज लाना पड़ेगा। जो आप कहते हो कि पान मसाला कॉजेज कैंसर एंड इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। नाउ अगर हम एथिकली देखें, मॉरली देखें, तो यहाँ पर क्या चेंज आना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, हमें हमारे एक्शंस में चेंज लाना चाहिए, हमें इसका कंजम्पशन बंद करना चाहिए रादर दैन अपनी सोच बदलने के, बिकॉज दैट इज़ द राइट वे। ओके,
इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पर कुछ भी एथिक्स आपकी नहीं लग रही हैं। जैसे मुझे मैथ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है एंड एट द सेम टाइम आप मैथ्स में ही फेल हो रहे हो। मतलब आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स बट यू आर नॉट गिविंग इट टाइम, आप उसको टाइम नहीं दे रहे, आप उसमें प्रिपरेशन करने में उतनी मेहनत नहीं लगा रहे, उतना दिल नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों आपके जो एक्शंस हैं और जो आपकी सोच है उसमें डिफरेंस है। और यहाँ पर अलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको ये बोलना बंद करना पड़ेगा दैट मैथ्स इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, या तो आपको उसमें और मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे सो दैट आप प्रूव कर पाओ कि जो आप बिलीव करते हो, जो आप लोगों को कहते हो, वैसा ही आपके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर कोई एथिक्स नहीं इन्वॉल्व है, कोई भी एक चीज़ सही नहीं है कि यहाँ पर एथिकली या मॉरली हमें यही सही करना पड़ेगा, यही वाला चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड। दोनों में से आप कोई भी कॉग्निशन को चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सो दिस वॉज द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, जहाँ पर हमें एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या जिस तरीके से हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, गिवन बाय लियोन फेस्टिंगर। The third concept is named as two-step process which was given by SM Mohsin, और SM Mohsin एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बोला एटीट्यूड चेंज जो होता है वो 2 स्टेप्स में हो सकता है। इसमें सबसे पहले कुछ 3 चीज़ों का, 3 कंपोनेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, टारगेट। टारगेट मतलब जिस इंसान का एटीट्यूड हमें चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल इट्स यू, अपने आप को समझो कि आप टारगेट हो, आपके एटीट्यूड में चेंज लाना है। सेकेंड इज द सोर्स। सोर्स यानी कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जिसे हम बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें हमारी लाइकिंग है उसकी तरफ, इस वजह से वो जो भी कहता है या जो भी करता है हम उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर फेवरेट क्रिकेटर इज़ विराट कोहली। नाउ विराट कोहली अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहा है, चाहे वो जो भी एक्शंस कर रहा है, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक लाइफ में कर रहा हो, कहीं ना कहीं वो सारे उसके एक्शंस जो हैं वो लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। लाइक इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई रॉन्ग चीज़ वो कर रहा है, कोई रॉन्ग एक्शन कर रहा है जो नहीं करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को, बट देन अगर वो ऐसा कर रहा है तो लोग उसको देख के क्या समझेंगे कि अगर विराट कोहली कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं ऐसा बिहेव, राइट। तो इसीलिए उन लोग को अपने कंडक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस तरीके के सेलिब्रिटीज़ को या पर्सनैलिटीज़ को। तो मान लो विराट कोहली तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर है और तुम, तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम टारगेट हुए बिकॉज तुम्हें अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है, या तुम्हारा जो भी एटीट्यूड है वो फॉर्म हो रहा है। सोर्स इज विराट कोहली बिकॉज उनके एटीट्यूड में क्या चेंज आता है या किस तरीके से उनका एटीट्यूड शेप होता है, वही डिसाइड कर रहे हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा किसी भी XYZ चीज़ की तरफ। दैट इज़ कोई भी तीसरी ऐसी चीज़ है कि जिसकी तरफ हमारा एटीट्यूड चेक हो रहा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल दैट थिंग इज़ अ पर्टिकुलर, चलो मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेती हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दैट XYZ थिंग इज़ अ सॉफ्ट ड्रिंक। नाउ विराट कोहली उस सॉफ्ट ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट करते हैं, ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर, आप ऐसा कह सकते हो। नाउ व्हेन ही इज़ एडवर्टाइजिंग फॉर दैट, और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये दिखाया जा रहा है कि विराट कोहली भी कंज्यूम करते हैं, सो यू ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड और आप भी उसका कंजम्पशन स्टार्ट करते हो। बट देन समडे क्या होता है, विराट कोहली रियलाइजेज दैट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, लाइक दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और हम इसका कंजम्पशन हमें नहीं करना चाहिए। और सम हाउ आप कह सकते हो कि या उस चीज़ से उनको कुछ ऐसे उनके हेल्थ में डिटेरेशन हुई जिसकी वजह से उनके डॉक्टर ने बोला कि यार ये सॉफ्ट ड्रिंक तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जैसा ये क्लेम करती है कंपनी कि हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकती है, वैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो झूठ है। तो वो क्या करेंगे, विराट कोहली उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना बंद कर देंगे। नाउ व्हेन ही चूजेस टू नॉट कंज्यूम दैट थिंग, दैट सॉफ्ट ड्रिंक, तो उनके जितने फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके एक्शंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, वो भी उनके इस एक्शन को इमिटेट करेंगे। और जब वो उन्होंने कंजम्पशन उसका ख़त्म कर दिया तो इधर के लोग भी उस चीज़ की तरफ उनका एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो जब उनका विराट कोहली का एटीट्यूड नेगेटिव हुआ उस सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ, हमारा भी एटीट्यूड नेगेटिव हो गया उस सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ। जब उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था, वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, एडवर्टाइज कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, तब हमारा भी एटीट्यूड उस सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ पॉजिटिव था, हम भी उसे कंज्यूम करने में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। अंडरस्टूड। सो दिस इज द 2-स्टेप प्रोसेस जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं। कौन से, पहला तो आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब कौन टारगेट है, कौन सोर्स है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, यानी किसके एटीट्यूड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से किसका एटीट्यूड अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। देन सेकेंड इज इमिटेशन, कि सोर्स के एटीट्यूड में जिस तरीके का भी, जिस भी डायरेक्शन में उनका एटीट्यूड जा रहा है, सेम जो टारगेट के एटीट्यूड है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, वो भी उनके उस एक्शन को इमिटेट कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो दीज आर द 2 प्रोसेसेस जिसमें ये किसी भी एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड चेंज हो सकता है। दिस वॉज गिवन बाय SM मोहसिन। नाउ जो भी ये तीनों थ्योरीज हमने पढ़ी, इनका जो कॉमन मोटिव था दैट वाज
कि हमारी जो भी बिलीव्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं और बिहेवियर्स हैं वो उनमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, यानी हमारी लोगों के साथ रिलेशनशिप भी ना ख़राब हो बिकॉज ऑफ एनी सच एटीट्यूड जो हमारे किसी चीज़ की प्रति है। ना हमारे ऐसा हो कि हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमारे एक्शन से अलग जा रहे हों, हम जो मान रहे हैं वही हम अपने एक्शन में, हम अपने बिहेवियर में भी शो कर रहे हैं। और तीनों ही जो कंपोनेंट्स हैं एटीट्यूड के, वो कॉग्निटिव, बिहेवियरल और एफेक्टिव कंपोनेंट, ये तीनों भी हार्मनी में एक साथ ही रहें, मतलब हर चीज़ एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शंस में नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड अलाइन विद ईच अदर। अंडरस्टूड? दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरीज और मेथड्स जिनके थ्रू हम एटीट्यूड में चेंज ला सकते थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज, कि अब जब हम एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं यूजिंग एनी ऑफ दीज 3 मेथड्स, तो उनमें क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस एटीट्यूड को चेंज करना आसान होगा, मुश्किल होगा, किस रेट पे हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, जो हमारा एटीट्यूड अभी है। फॉर एग्जाम्पल उस सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ हमारा एटीट्यूड अभी फ़िलहाल पॉजिटिव है, तो अगर हमें उस एटीट्यूड को चेंज करके नेगेटिव करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं इसको? पहला तो बैलेंस। बैलेंस का मतलब सबसे पहली तो बात हमें यही डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। अभी हमें पता है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ये इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होते हैं वो जनरली ईजी होते हैं चेंज करना। हम किसी भी अच्छे इंसान को इन्फ्लुएंस करके उसे बुरी आदतों में आसानी से डाल सकते हैं, पर कोई भी इंसान जिसको कोई बुरी आदत है, जैसे स्मोकिंग, जैसे ड्रिंकिंग, उसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड उसका जल्दी नहीं ला सकते, उससे हम ये चीज़ें छुड़वा नहीं सकते ईजिली, राइट? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है, जैसे मेरा उस सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो मैं उसे चेंज कर सकती हूँ, नेगेटिव कर सकती हूँ। अंडरस्टूड? नाउ एक्सट्रीमनेस क्या है उस एटीट्यूड की? मैं बहुत ज़्यादा एकदम मुझे आदत हो गई है, मैं एडिक्टिव हो गई हूँ उस चीज़ से, दैट आई कांट लीव इट एंड आई कांट स्टॉप कंज्यूमिंग इट, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, मुझे ज़्यादा मुश्किल होगी उसको चेंज करने में। इन कंपैरिजन कि अगर जो बहुत लेस एक्सट्रीम एटीट्यूड है तो उसे हम इजीली चेंज कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंपल एटीट्यूड्स जो होते हैं उन्हें हम इजीली चेंज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स वंस। एंड सेंट्रलिटी की बात करें तो जो सेंट्रल एटीट्यूड्स होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं चेंज से, मतलब वो चेंज नहीं होते हैं जल्दी, जो सेंट्रल एटीट्यूड्स होते हैं। इन कंपैरिजन जो कम सेंट्रल होते हैं या सेंट्रल नहीं होते हैं वो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको मीनिंग समझनी है कि ये बैलेंस क्या होता है, एक्सट्रीमनेस क्या होता है, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलिटी डिटेल में, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया है। इस लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसमें भी जाके आप समझ सकते हो, इस क्लास के थ्रू, इस क्लास को देख के समझ सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड चेंज? एटीट्यूड चेंज कितने तरीके के हम कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके के होते हैं? पहला होता है कॉन्ग्रुएंट चेंज। कॉन्ग्रुएंट चेंज का मतलब होता है कि सेम ही डायरेक्शन में हमें बस एक्सट्रीमिटी बढ़ानी है, उस एटीट्यूड की एक्सट्रीमनेस बढ़ानी है, सॉरी, राइट? जैसे अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है और हमें उसे और ज़्यादा नेगेटिव करना है तो हम ईजिली कर लेंगे। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम और ज़्यादा पॉजिटिव करना है तो हम उसे ईजिली कर सकते हैं, मतलब सेम ही डायरेक्शन में हमें बस उसकी एक्सट्रीमनेस में चेंजेस लाने हैं। बट इनकॉन्ग्रुएंट चेंज इज समथिंग जहाँ पर हमें ऑपोजिट चेंज लाना है बिल्कुल, यानी पॉजिटिव को लेस पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना है या नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो ये जो मुश्किल है थोड़ा। अगर हमें इंक्रीज़ करना है एक्सट्रीमनेस कि मतलब पॉजिटिव है और पॉजिटिव कर दो तो ठीक है, बट अगर पॉजिटिव से हम नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, पॉजिटिव से कम पॉजिटिव करो या एकदम नेगेटिव करो, तो ये मुश्किल है, इसे हम इनकॉन्ग्रुएंट चेंज कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट चेंज इज ईजियर दैन इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। डायरेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अगर पॉजिटिव मैसेज है तो रीइंफोर्सेस एग्जिस्टिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब जो भी मैसेज हम दे रहे हैं, जो भी सोर्स के थ्रू मैसेज आ रहा है टारगेट को, वो अगर पॉजिटिव है तो वो ज़्यादा आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर कोई फियर इंड्यूसिंग मैसेज है कि अगर आप नेगेटिव तरीके से कुछ भी, ऐसा आप कह सकते हो, या ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू अगर आप उनके एटीट्यूड में चेंज लाना चाह रहे हो तो कम एटीट्यूड में चेंज ला पाओगे, बिकॉज अगर फियर बहुत ज़्यादा आप डाल दोगे तो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं मैसेज को, फिर वो उसे ग्रास्प करना नहीं चाहेंगे। और कम फियर होगा तभी जो है कोई एटीट्यूड में चेंज आ सकता है, वरना नहीं। तो बहुत ज़्यादा डरा धमका के आप किसी के एटीट्यूड में चेंज नहीं ला सकते हो, ही विल बिकम रेजिस्टेंट टू इट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आर द सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सोर्स है, मतलब जिसको देख के हम उसे इमिटेट कर रहे हैं, उसके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है तो हमारे आ रहा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहला तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि एक्सपर्टीज, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द सोर्स। हम बहुत ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं और वो एक एक्चुअली ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनकी बातें हम सच मानते हों, मतलब जो सही चीज़ हमें बता रहे हों। अगर वो सही चीज़ बता रहे हैं तो मतलब वो अगर मॉरली सही है, एथिकली सही बातें करते हैं,
उनकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, तो ही हम उनकी एटीट्यूड मतलब उन जितना ज़्यादा हाई क्रेडिबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा हम उन पे ट्रस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे एटीट्यूड में चेंज भी आएगा। एंड नेक्स्ट इज़ अट्रैक्टिवनेस, हम कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं उस पर्सन की तरफ, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर जो भी सोर्स है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब कोई सेलिब्रिटी है, रोल मॉडल है, तो हम उसकी बात आसानी से मान लेंगे। बट अगर वही बात हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे। जैसे क्या होता है, बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं तो टीचर्स होते हैं उनके, नाउ अगर टीचर ने बच्चों को कह दिया है कि ए ऐसे लिखा जाता है, तो वो उनके लिए पत्थर की लकीर है कि नहीं ये ऐसे ही लिखा जाता है। नाउ इफ़ आवर पेरेंट्स टेल अस समथिंग कि हाँ बेटा इसको ऐसे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो हम नहीं मानेंगे। हम कहेंगे हमारे टीचर ने ऐसे कहा है, भले टीचर ने हमें गलती बताया हो। तो वहाँ पर क्या है, हम ज़्यादा टीचर से अट्रैक्टेड है उस वक्त पे, दैट इज़ वाई जो टीचर ने बोल दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, हमारा एटीट्यूड वैसा हो गया। अंडरस्टूड। नाउ जैसे अ चाइल्ड में बिलीव अ फेलो चाइल्ड मोर दैन एन एडल्ट एक्सपर्ट स्पेशली इफ द मैसेज इज रिलेटेबल, तो ये एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। नाउ मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मैसेज क्या है, जो मैसेज है वो क्या कहना चाहता है, किस तरीके से डिलीवर किया है और क्यों ऐसा चेंज वो लाना चाहता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं। अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि शुड बी जस्ट राइट, नॉट टू लिटिल और टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा आप किसी को ज्ञान मत दो, ना बहुत कम कि कोई उस पर फ़र्क ही ना पड़े। एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो उसके एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए इनफ हो। टाइप ऑफ अपील रैशनल होता है, जैसे फैक्ट्स या लॉजिक्स का यूज़ करके हम किसी को कुछ बता रहे हैं फैक्ट्स या लॉजिक्स, और उसके थ्रू हम एटीट्यूड में चेंज लाना चाहते हैं। जैसे प्रेशर कुकिंग सेव्स फ्यूल, हम बता रहे हैं कि यार प्रेशर कुकर कुकिंग करो, इससे फ्यूल बचता है, तो उस एटीट्यूड में चेंज आएगा, राइट। एंड इमोशनल फीलिंग्स वैल्यूज़ के थ्रू भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं हेल्दी फूड शोज लव फॉर फैमिली, तो इस तरीके से फीलिंग्स के किसी की फीलिंग्स इमोशंस को मैनिपुलेट करके या किसी को कोई फैक्ट बता के उसकी कॉग्निटिव एटीट्यूड में कंपोनेंट में चेंज लाके हम कर सकते हैं किसी का एटीट्यूड चेंज। मोटिव्स एक्टिवेटेड क्या है, जैसे मैसेजेस दैट एसोसिएट प्रोडक्ट्स विद सक्सेस हेल्थ और अट्रैक्टिवनेस, वो ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ज़्यादा हमारे एटीट्यूड में मतलब पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे अब आप देखते हो इतने इररेलेवेंट एड्स बनते हैं, इररेलेवेंट एड्स। क्लिनिक प्लस का ऐड होगा तो उसमें क्या दिखाएंगे कि लड़की जो है वो आपने देखा होगा बस में जा रही है, एंड देन उसको कुछ लड़के परेशान करते हैं, एंड देन वो घर जाके अपने मम्मी को बताती है, तो वो कहती है भाई क्लिनिक प्लस से बाल धो और फिर तुम लड़कों से झगड़ सकती हो, एंड यू विल बी पावरफुल एंड यू विल गेट स्ट्रेंथ। तो ऐसा थोड़ी होता है क्या क्लिनिक प्लस से बाल धोने से फिर वो अगले दिन जाके उन लड़कों को मार देगी, घूसे घूसे मार देगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। बट उनका वहाँ पर मोटिव क्या है, वो सक्सेस हेल्थ और अट्रैक्टिवनेस को शोकेस करके अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट की तरफ लोगों का एटीट्यूड अच्छा बने। तो इस तरीके की पॉजिटिव फीलिंग्स को यूज़ करके वो अपने प्रोडक्ट की तरफ या उस पर्टिकुलर चीज़ आइडिया की तरफ लोगों के एटीट्यूड को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। अंडरस्टूड। मोड ऑफ डिलीवरी किस तरीके से डिलीवर हो रहा है, अगर फेस टू फेस बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, वहीं अगर मास मीडिया से बोला जाए तो इज़ यूज़फुल बट नॉट ऑलवेज एज पावरफुल, मतलब इफेक्टिव है ये भी कि मीडिया के थ्रू हम बातें पहुँचाएं, बट डायरेक्ट वहाँ पे कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए वहाँ पर इन्फ्लुएंस करना कम होता है। वन साइडेड एक कम्युनिकेशन तो है नहीं, वो वन साइडेड है, राइट। विजुअल एंड इंटरैक्टिव मीडिया जैसे वीडियो मैसेजेस आर बेटर दैन स्टैटिक मैसेजेस। अगर पैम्पलेट्स वगैरह से हम किसी को कुछ बताएंगे तो वो शायद इतना नहीं इन्फ्लुएंस होगा जितना कि अगर उससे कोई बोल रहा है, अगर वो सुन रहा है ऑडियो विजुअल इस तरीके से, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। नेक्स्ट व्हाट मैटर्स इज टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिसके एटीट्यूड में हमें चेंज लाना है वो कितना ज़्यादा अप्रोचेबल है, वो कितना ज़्यादा ओपन टू चेंज है, कि मतलब वो अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए रेडी है, कितना ज़्यादा अप्रोचेबल है कि वो लोगों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो सबसे पहली जो ट्रेट है दैट इज़ परसुएसिबिलिटी, कि मतलब उसको कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उकसा सकते हो या किसी चीज़ की तरफ परसुएट कर सकते हो, मतलब उसके अंदर चेंज ला सकते हो, उसको किसी चीज़ की तरफ भड़का सकते हो या किसी चीज़ की तरफ उसको अलाइन कर सकते हो। जैसे ओपन माइंडेड पीपल जो होते हैं वो चेंज जल्दी हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू जो इतने ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि जो पुरानी जनरेशन्स थी, आप कितना भी उनके सोच में चेंज लाने की कोशिश करो, अगर उनकी कोई रूढ़िवादी सोच है तो वो चेंज नहीं होती है, यानी उनकी परसुएसिबिलिटी कम होती है। आप उनको परसुएड नहीं कर सकते, इतनी आसानी से आप उनको वर्गला नहीं सकते, राइट, या उनको बहला फुसला नहीं सकते। देन प्रेजुडिसेस, अगर पीपल जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिसेस हैं उनके अंदर इतने चेंज नहीं आते। प्रेजुडिस भी वाली बात हो गई, अगर पुराने ज़माने के लोगों में कुछ प्रेजुडिस था, कोई उनके अंदर ऐसी भावना थी किसी चीज़ की तरफ या किसी कम्युनिटी की तरफ या किसी तरीके के लोगों की तरफ, तो उनकी सोच में चेंज नहीं लाया जा सकता। जैसे अगर हम उन्हें कितना भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर लें कि नहीं लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं, बट अगर उनके मन में ये चीज़ पहले से बैठी हुई है कि नहीं मेन एंड वुमेन कैन नेवर बी इक्वल, तो आप नहीं चेंज कर सकते।
राइट। तो ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी ये सोच उनके अंदर बैठी हुई है, जड़ी हुई है। देन सेल्फ एस्टीम, जिन लोगों की लो सेल्फ एस्टीम होती है वो जल्दी चेंज कर लेते हैं, मतलब जिनको अपने आप पर ही भरोसा नहीं होता, जो अपने आप से ही खुश नहीं होते और जिन्हें हमेशा अपने अंदर ही कमियां लगती हैं, तो उन्हें तो कोई कुछ भी कह देगा तो वो चेंज करने लगेंगे। अभी कोई आपको बोल दे कि यार अगर आपको लगता है कि यार आपके फेस पे पिंपल्स हैं, सो यू डू नॉट लुक ब्यूटीफुल एंड सो यू आर लो सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन है और लो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोल दे यार आप एकदम सुंदर नहीं लग रहे हो, ऐसा ऐसा करो, फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, डल स्किन वाले लोग अच्छे नहीं लगते, तुरंत कर लोगे एटीट्यूड में चेंज, है ना। देन इंटेलिजेंस के ऊपर मिक्स्ड फाइंडिंग्स हुई हैं कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इतना कोई क्लियर इसके ऊपर अभी तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया है कि हाँ इंटेलिजेंस की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है एटीट्यूड चेंज में। बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ जो स्मार्ट लोग होते हैं वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब दिमाग अपना ज़्यादा लगा लेते हैं, वो चेंज रेजिस्ट करते हैं कि चीज़ों को ज़्यादा जड़ में जाएंगे, रूट से समझना चाहेंगे, एनालाइजेशन ज़्यादा करते हैं चीज़ों का कि हम क्यों एग्जैक्टली मान लें तुम्हारी ये बात, हमें पहले इसका एक्सप्लेनेशन दो, हमें कन्विंस करो, राइट। एंड देन अदर्स एक्सेप्ट चेंज इफ द लॉजिक कन्विंसेस देम। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा भी लॉजिक दे दिया जाए तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि क्या हमेशा एटीट्यूड की वजह से हम अपने बिहेवियर को शेप करते हैं या हम बिहेवियर की वजह से हमारा एटीट्यूड बनता है, यानी हमारा किसी भी चीज़ की तरफ एटीट्यूड, किसी भी पर्सन की तरफ एटीट्यूड ऐसा है इसलिए हम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या हम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं इसलिए हमारा एटीट्यूड भी वैसा बन जाता है। दिस इज़ वन क्वेश्चन। तो हमेशा जो मेन एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो एक कॉमन नॉलेज है जो लोगों को है, कॉमन सेंस, वो ये है कि एटीट्यूड्स लीड टू बिहेवियर, की मतलब जैसा हमारा एटीट्यूड होता है किसी की तरफ वैसा ही हम उनके तरफ बिहेव भी करते हैं, ठीक है। बट रियल लाइफ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिहेवियर जो है वो एटीट्यूड को शेप कर रहा होता है, यानी जो हमारा बिहेवियर है उसकी वजह से हमारा एटीट्यूड भी किसी पर्टिकुलर इंसान या आइडिया की तरफ वैसा बन जाता है। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि एटीट्यूड कुछ और ही हो और बिहेवियर कुछ और ही हो, जैसा डिजोनेंस की उसमें हुआ कि हमारा एटीट्यूड तो कुछ है बट हम बिहेव किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कब होता है जब एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट हो, मतलब जैसा एटीट्यूड है वैसा बिहेवियर है, ऐसा कब कब हो सकता है। ऐसी सिचुएशन साइकोलॉजिस्ट ने कुछ बताई, वो क्या है। पहला तो ये कि अगर आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी सोच बहुत ज़्यादा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत अच्छे से रिजिड है, मतलब उसे बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है और आपकी सोच क्या है, तो आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बिहेव करोगे। यू नो व्हाट इज़ राइट, यू नो व्हाट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, और आप वैसा ही एक्ट करोगे तो आप वैसा ही बिहेव करोगे, राइट। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एटीट्यूड है तो भी आपका बिहेवियर आपके सोच के साथ अलाइन होगा। अगर पर्सन इज़ अवेयर ऑफ देयर एटीट्यूड, उनको अपना एटीट्यूड बहुत अच्छे से पता है, तो वो बिहेव भी वैसा ही करेंगे। द पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, उनको बाहरी लोगों से या जो भी अलग अलग के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो चार लोग क्या सोचते हैं, इसका भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो जैसा सोचते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं, भले वो लोगों को पसंद आ रहा हो या ना आ रहा हो, या उनके अकॉर्डिंग वो सही हो या गलत हो। द पर्सन नोज देयर बिहेवियर इज इन बीइंग वॉच्ड और जज्ड बाय अदर्स, अगर किसी को पता होता है कि वो फ्री, मतलब फ्री है, एकदम जैसा भी वो बिहेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई उनको जज नहीं कर रहा, कोई उनको देख नहीं रहा, या कोई उनकी उनकी मतलब पॉइंट्स नहीं नोट कर रहा कि यार इनके अंदर ये कमी हुई है, उनको कोई जज नहीं कर रहा, उनके बारे में गॉसिपिंग नहीं हो रही, तो भी वो अपने तरीके से बिहेव करते हैं। दे बी द रियल सेल्फ, राइट। द पर्सन बिलीव्स द बिहेवियर विल लीड टू अ बेनिफिशियल रिजल्ट, अगर उनको लगता है कि हमारा जो एटीट्यूड है, राइट, जो अगर वैसा बिहेव भी करता हूँ मैं तो ये मुझे एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जैसे अगर आप ईमानदारी को, अगर आपके बिलीफ है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें घूस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, ब्राइब नहीं लेनी चाहिए, बट देन आप बिहेव भी ऐसा करते हो सो दैट आपको पता है कि अगर आपके जो भी सीनियर्स हैं अगर वो आपको इस तरीके से ईमानदारी से काम करता देखेंगे तो आपको प्रमोशन और जल्दी मिल सकता है, राइट। तो वहाँ पर आपको लग रहा है कि यार इसका रिजल्ट जो है वो बेनिफिशियल होगा और इसलिए आप अपनी सोच के साथ अपने बिहेवियर को भी अलाइन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेड आउटकम कैन ऑल्सो reinforce this consistency between the attitude and behavior. Now there are two experiments जिसमें हम लोग दो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ने वाले हैं। पहला ये प्रूव करता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एटीट्यूड है वही बिहेवियर भी हो, और दूसरा ये प्रूव करता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिहेवियर से एटीट्यूड किसी का शेप हो रहा है। मतलब जो भी कॉमन नोशन था लोगों का कि एटीट्यूड से ही बिहेवियर डिसाइड होता है, गवर्न होता है, इसको चेंज करने के लिए, इसको बदलने के लिए, या इसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए और अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट्स हुए। पहला इसलिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटीट्यूड और बिहेवियर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो। इसमें क्या हुआ था, एक वाइड स्प्रेड प्रेजुडिस था यूएस में चाइनीज़ लोगों के अगेंस्ट, मतलब यूएस के लोगों को चाइनीज़ लोग नहीं पसंद थे और उनको उनके तरफ उनकी बहुत हेटरेट थी।
अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, कुछ एक चाइनीज़ कपल था और उसको कुछ यूएस के होटल्स में भेजा गया कि आप वहाँ पर स्टे लेने के लिए जाइए, आप ये बोलिए कि हम यहाँ के टूरिस्ट हैं एंड वी वांट स्टे, और आपकी जो भी सिटीजनशिप है वो चाइनीज़ है। नाउ ऑल द होटल्स में से, जितने भी होटल्स में उन्हें भेजा गया, उसमें से सिर्फ एक होटल ऐसा था जिसने उन्हें डिनाई किया कि हम आपको यहाँ पे स्टे नहीं दे सकते, हम रूम नहीं दे सकते, आप किसी और होटल में जाइए, बिकॉज वो यूएस का होटल है एंड देन दीज आर चाइनीज़ पीपल, तो हम नहीं भैया, हमारे आपसे अच्छे रिश्ते नहीं है, हम नहीं रुकने देंगे। नाउ यहाँ पर एक एक जो सोच है, एक जो बिलीफ है कि अगर आप उनसे पूछा जाए कि आप भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्हें नहीं पसंद है चाइनीज़ पीपल, उनसे उनकी दुश्मनी है, तो वो उन्हें नहीं वो करेंगे, राइट, मतलब उन्हें नहीं शेल्टर देंगे। बट देन एट द सेम टाइम सारे होटल्स जो है वो उन्हें रख भी रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिसोनेंस वाली एक हो गई ना, मतलब उनका एटीट्यूड कुछ और है और उनका बिहेवियर कुछ और है, तो ये डिसोनेंस की स्थिति हुई ना, राइट। तो वही है कि एटीट्यूड उनका कुछ और है और बिहेवियर कुछ और है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे रिसेंट में जो भी इंडिया और पाकिस्तान की जो भी वॉर वाली सिचुएशंस हुई थी, उसमें क्या है, बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इंस्टाग्राम से उन्हें बैन कर दिया गया इंडिया में, या जो भी यूट्यूब से पाकिस्तानी जो भी शोज़ हुआ करते थे, रियलिटी शोज़, ड्रामाज, उन्हें हटाए गए, उनके जो भी चैनल्स थे उन्हें यहाँ पर इंडिया में बैन कर दिया गया यूट्यूब पे। बट देन लोग क्या है, लोग बहुत देशभक्त बन रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि भाई इंडिया हमारा देश है एंड वी लव इट, हम भारत के साथ हैं, हम आर्मी के साथ हैं। ऐसे एक तरफ तो तुम ये नाटक करते हो, दूसरी तरफ तुम परेशान भी हो उन एक्टर्स के लिए, उन पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए जो अपने देश को अच्छा बोल तो रहे हैं बट उसके साथ साथ इंडिया को बहुत ज़्यादा गलत भी बोल रहे हैं, राइट। इंडिया की बुराई कर रहे हैं, इंडिया के लोगों की बुराई कर रहे हैं, एंड देन उन्हीं सेलिब्रिटीज़, उन्हीं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के लिए आप परेशान भी हो रहे हो, तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज है ना भाई, आप उनको फॉलो क्यों कर रहे हो? अगर वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप उन्हें फॉलो क्यों कर रहे हैं? अगर आपका एटीट्यूड एक्चुअली आपके देश की तरफ अच्छा है तो, और नहीं है तो फिर पाकिस्तान जाके रहो, राइट। तो इस तरीके से जो है वो एटीट्यूड और बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, इनकन्सिस्टेंट हो सकता है, राइट। नाउ सेकेंड स्टडी वॉज फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बोला गया कि बिहेवियर से भी एटीट्यूड बनता है। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें हमने कुछ पैसे दिए कि अगर आप जो है वो झूठ बोलते हैं हमारे लिए कि एक बोरिंग एक्सपेरिमेंट है और आपको बोलना है कि यार ये वाह क्या एक्सपेरिमेंट था, तो इसके लिए आपको $1 से लेकर $20 के बीच में पैसे दिए जाएंगे। अब ज़्यादा लाइकलीहुड क्या है इसमें कि जिसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से झूठ बोलेगा इन कंपैरिजन टू जिसको आप $1 दे रहे हो, मतलब आप किसी को $20 दे रहे हो और आप किसी को $1 दे रहे हो, और दोनों से आप सेम बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये तो गलत है। तो मतलब $1 जिसको मिला वो तो बदला भी ले सकता है ना, वो बोलेगा ना कि नहीं नहीं भैया बहुत बोरिंग था, हम क्यों बोलें अच्छा था भाई, हम नहीं बोलेंगे हमें कम पैसे मिले। बट हुआ क्या वहाँ पे, जो $1 वाले थे उन्होंने एक्चुअली बोला कि उनको एक्सपेरिमेंट भाई अच्छा लगा, उन्होंने बोल भी दिया। अब जब उसने बोल दिया तो उसने खुद ये सोचा कि यार $1 के लिए तो मैंने ये बोला नहीं होगा, इसका मतलब मुझे सच में वो एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका जो उसने बिहेवियर शो किया उससे उसके एटीट्यूड का पता लगाया, उसने उसका एटीट्यूड बना उस चीज़ की तरफ, उस एक्सपेरिमेंट की तरफ, कि यार $1 के लिए भी अगर मैंने झूठ बोल दिया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैंने झूठ बोला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आई रियली लाइक द एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज़ वाई हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट प्रूव टू बी positive. Understood? Now the next very important topic of this chapter is prejudice. Prejudice का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में बिना इन्फॉर्मेशन के, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के, अधूरी जानकारी से हम उसके बारे में कुछ भी नोशन बना लेते हैं, अपने मन में कोई भी सोच बना लेते हैं, कोई धारणा बना लेते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज प्रेजुडिस। जैसे मैंने किसी लड़की को देखा, अब मेरे दिमाग में, मतलब मैं ना उसे जानता हूँ ना मैंने उसको कभी ड्राइव करते हुए देखा है, बट आई बिलीव कि ये लड़की है और लड़की लड़की ये ड्राइव नहीं कर पाएगी सही से, ठीक है, बल्कि वो एक बहुत अच्छी ड्राइवर है, शी इज़ अ रेसर ऑल्सो हम कह सकते हैं। बट फिर भी हमने उसे जाना नहीं, हम उसे जानते नहीं, हम उससे मिले नहीं, हमने उससे बात नहीं की, हमने उसे कभी ड्राइव करते नहीं देखा, बट हमने उसके लिए अपने मन में ये जजमेंट बना ली, अपना एक ओपिनियन बना दिया कि हाँ भाई ये ड्राइव नहीं कर सकती अच्छे से। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्रेजुडिस। नाउ प्रेजुडिस इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड पीपल बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप। वो लड़की है तो वो ड्राइव नहीं कर सकती, राइट। इट ऑफन अराइजेस फ्रॉम स्टीरियोटाइप्स, ये स्टीरियोटाइप से आता है। नाउ स्टीरियोटाइप इज समथिंग एल्स, दिस इज द फिक्स्ड ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव अबाउट अ ग्रुप। यहाँ पर क्या होता है, हम सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, बट स्टीरियोटाइप्स में बेसिकली ये होता है कि वो उस ग्रुप का मेंबर है इसलिए हम उसे ऐसा कह रहे हैं, राइट। मतलब ये मुझे पसंद ही नहीं है, जबकि मैंने उससे बात नहीं की, मैं उससे कभी मिला नहीं, बट हमें हमें हमारा जजमेंट बन गया कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है, दिस इज प्रेजुडिस। बट इस वजह से हम उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम उससे बात नहीं कर रहे, बिकॉज शी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द क्लास, तो हम स्टीरियोटाइप है फिर वो कि यार ये उस ग्रुप से आई है और इसलिए मुझे इससे बात नहीं करनी है, भले वो अच्छी हो बुरी हो मुझे नहीं पता, मेरे साथ वो कैसा बिहेव करने वाली, बट पर्टिकुलर दैट ग्रुप, शी बिलोंग्स टू पर्टिकुलर दैट ग्रुप, दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू टॉक टू हर एंड आई डोंट लाइक हर। तो ये हो गया स्टीरियोटाइप, राइट।
डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। नाउ प्रेजुडिस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, जो एटीट्यूड के कंपोनेंट्स होते हैं वही होते हैं प्रेजुडिस के कंपोनेंट्स। कॉग्निटिव क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स, जो भी बिलीव्स और असम्पशंस किसी ग्रुप के बारे में, किसी इंसान के बारे में हमारे मन में बने हुए हैं, दैट इज व्हाट स्टीरियोटाइप इज। तो प्रेजुडिस का कॉग्निटिव कंपोनेंट इज ओनली स्टीरियोटाइप। देन अफेक्टिव, डिसलाइक और हेटेड टुवर्ड्स दैट ग्रुप। अफेक्टिव क्या, हम कैसा फील कर रहे हैं उनकी तरफ, कैसे इमोशंस है हमारे उनके लिए, दैट इज अफेक्टिव। एंड देन बिहेवियर में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन आता है, यानी जब हम किसी को डिसलाइक करते हैं, किसी भी इंसान की तरफ हमारा प्रेजुडिस होता है तो हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम भेदभाव करने लगते हैं, ठीक है। तो हम बाकी लोगों के साथ कुछ और तरीके से बिहेव करें, बट दैट वन पर्टिकुलर पर्सन अगर वो हमें अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहा है, अगर वो हमसे अच्छे से भी बात कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर इल बिहेविंग विद देम, दैट इज वॉट डिस्क्रिमिनेशन। हम भेदभाव कर रहे हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी ग्रुप आइडेंटिटी की वजह से उनके साथ, राइट। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रेजुडिस। अब जो इसका बिहेवियरल कंपोनेंट है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, उसे हमें डिटेल में समझना है। जब प्रेजुडिस, जो भी हमारी सोच है दिमाग में, वही हमारे एक्शन में भी दिखने लगता है, देन दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। जैसे किसी को हम जॉब नहीं दे रहे हैं, हम किसी से अनफेयर हो रहे हैं या उनके अगेंस्ट वायलेंस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारा बिलीफ उनके बारे में कुछ पर्टिकुलर है, एंड जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी प्रेजुडिस के ही हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट, तो ये कैसे हो सकता है? प्रेजुडिस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? मतलब कि एक पर्सन है जिसे हम डिसलाइक, एक पर्सन है जो एक ग्रुप को डिसलाइक करता है, बट फिर भी उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट कर रहा है किसी भी लॉ या सोशल प्रेशर के अंदर। मतलब हमें वो पसंद नहीं है, फिर भी हमें उनके साथ रूल्स के तहत या किसी भी एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हमें उनके साथ अच्छा बिहेव करना पड़ रहा है। तो हमारा प्रेजुडिस तो है, बट हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं अंडर एनी सच सर्कमस्टांस, राइट। नाउ एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बट हमारा कोई ऐसा प्रेजुडिस नहीं है। क्या? एक पर्सन है जो कि एक ग्रुप को अनफेयरली ट्रीट कर रहा है सिंपली टू फॉलो ऑर्डर्स और फिट इन विदाउट पर्सनल हेट। जैसे अगर मान लो पहले के ज़माने में छुआछूत बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, यानी जैसे अगर दलित्स हो गए या जो भी लो कास्ट पीपल हैं, तो जो हाई कास्ट लोग होते थे वो उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बुरा फील करते थे। नाउ उन हाई कास्ट लोगों की फैमिली में एक कोई नई जनरेशन का पर्सन है जो इतना बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों में, छुआछूत वगैरह में बिलीव नहीं करता। मतलब ये नहीं कि हमारे साथ बैठो मत, हमारे साथ खाओ मत, हमारे बर्तन में मत खाओ। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, स्पेशली गाँव वगैरह में, राइट। अब वो पर्सन ऐसा फील नहीं करता कि हम अगर मतलब उसका उसका खुद का बस चले तो वो ऐसा ना करे, किसी को ऐसा फील ना कराए लो कास्ट लोगों को। बट देन बिकॉज ही इज़ बॉर्न इन दैट फैमिली, वो उस कम्युनिटी का मेंबर है, उसे उसके साथ वहाँ पर उसको कंफर्म करने के लिए उस कम्युनिटी के साथ उसको उस तरीके से बिहेव करना पड़ रहा है। तो उसका प्रेजुडिस नहीं है बट उसको डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और दैट पर्टिकुलर फैमिली विच इज़ ऑफ अ हाई कास्ट, राइट। तो prejudice और discrimination often go hand in hand and lead to conflicts between groups in society. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स अगर आप देंगे तो हिस्टोरिकल आप देख सकते हैं, नाजी जेनोसाइड ऑफ ज्यूज जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। देन सोशल की अगर हम बात करें तो कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी और इलनेस, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस होता देख सकते हैं। लीगल में अगर बात करें तो लॉज में बैन डिस्क्रिमिनेशन बट चेंजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स प्रेजुडिस इज हार्डर। मतलब लॉज अगर हम बात करें तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो बंद कर सकती हैं बट किसी की फीलिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी की सोच को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं लॉज के थ्रू। अंडरस्टूड। नाउ लोगों के अंदर ये प्रेजुडिस बन कैसे रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट ने कुछ रीज़न बताए कि हाँ ये रीज़न है, इसकी वजह से लोगों के अंदर ये सोच इस तरीके की बिल्ड हो रही है। या तो वो लर्न कर रहे हैं, कहाँ से लर्न कर रहे हैं? किसी को देख के सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको ये चीज़ सिखाई जा रही है, उनके फैमिली में, उनके परवरिश में ये चीज़ उनके दिमाग में डाली जा रही है, इसलिए उनके दिमाग में ऐसा हो गया है। जैसे एसोसिएशन के थ्रू या रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स, कल्चरल और ग्रुप नॉर्म्स, मीडिया, किसी भी चीज़ के थ्रू ये पर्टिकुलर थॉट प्रमोट किया जा रहा है और उनके दिमाग में गढ़ा जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई दे बिल्ड दैट प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस अगर किसी के अंदर है तो उनकी पर्सनालिटी भी प्रेजुडिस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर एंग्जाइटी, हॉस्टिलिटी, पुअर एडजस्टमेंट आती है, या उस पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ वो कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से बिहेव करने लगते हैं, राइट। नाउ सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस भी हो सकता है कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, सो मुझे, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं उस पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ इस तरीके से बिहेव करूँ, या वो बिल्कुल बुरे ही हैं। तो पीपल बूस्ट सेल्फ एस्टीम बाय फेवरिंग देयर ओन ग्रुप। जिस ग्रुप में वो बिलोंग करते हैं, जिसे हम इन ग्रुप कहते हैं, उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उसको ज़्यादा फेवर करेंगे एंड डी वैल्यू करेंगे जो भी दूसरा ग्रुप है उसको, भले उनसे उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हुई हो जिसकी वजह से उनके मन में ये थॉट्स आए। दिस ऑफन लीड्स टू प्रेजुडिस अगेंस्ट द आउट ग्रुप। देन थर्ड वन इज स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग का मतलब होता है जो मेजॉरिटी में है, जो भी कम्युनिटी या जो ग्रुप मेजॉरिटी में है, वो वीकर ग्रुप को, जो माइनॉरिटी में है, उनको उनके ऊपर उनको कह सकते हो
ऑप्रेस कर रहा है या उनको मैनिपुलेट कर रहा है, इस तरीके से आप कह सकते हो। दिस सिचुएशन इज नोन एज स्केपगोटिंग। तो दिस इज़ अ वे ऑफ रिलीजिंग फ्रस्ट्रेशन, जहाँ पर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो अपनी कमियों के लिए भी, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भी माइनॉरिटी ग्रुप को ही जिम्मेदार ठहराता है। तो इस तरीके से वो अपनी एक्चुअली वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है, वो अपने आप को ही दिलासा दे रहा होता है, राइट। जिसकी वजह से प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन होता है। देन कर्नल ऑफ ट्रूथ। कर्नल ऑफ ट्रूथ बेसिकली ये थ्योरी है कि अगर इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच होगा ही, झूठ नहीं होगा। और इस वजह से भी लोग उस बात को बस मानने लग जाते हैं और वो चेंज नहीं लाना चाहते, ना अपने एटीट्यूड में, ना आने वाले जनरेशन्स के एटीट्यूड में। और इस वजह से वो एक जो गलत सोच है ना, वो जनरेशन्स टू जनरेशन्स पास होती जाती है। बिकॉज लोग को लगता है कि यार अगर पिछले ज़माने के सारे लोग ऐसा ही कर रहे थे तो कुछ ना कुछ तो सच होगा, ज़रूरी नहीं है कि इसमें गलत हो, चाहे उसके लिए उन्हें कितने भी सबूत दे दिए गए हों। तो ये होता है कर्नल ऑफ ट्रूथ। देन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है कि अगर लोग मुझे कुछ कह रहे हैं, देन आई स्टार्ट बिहेविंग इन दैट पर्टिकुलर वे। व्हेन अ ग्रुप स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ वे दैट मैचेस द नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस अबाउट देम, जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, भाई जब मुझे ट्रीट तुम कर रहे हो उस तरीके से, जैसा मुझसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं करी नहीं, अगर मैं वैसा बिहेव कर रहा हूँ फिर भी मुझे ये सब मिल रहा है तो बिहेव ही कर लेते हैं भाई, फिर वही काम कर लेते हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इज़। सो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर इस तरीके के प्रेजुडिस, इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके के नेगेटिव बिलीव्स जो है वो बिल्ड हो जाते हैं। ऐसी प्रेजुडिस की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या ऐसा हम क्या काम करें जिसकी वजह से लोगों के अंदर से ये प्रेजुडिस, इस तरीके के जो भी गलत थॉट्स हैं वो सारे निकलें। इसके लिए सबसे पहले तो इसका कॉज समझना होगा कि क्यों बन रहा है ये प्रेजुडिस, क्यों है ऐसा, थॉट्स क्यों हैं, ऐसे बिलीव्स क्यों हैं उनके। देन मिनिमाइज कंडीशंस दैट क्रिएट और सपोर्ट इट, कि इस तरीके के बिलीव्स को अगर कोई कोई भी कंडीशन सपोर्ट कर रही है तो उन्हें हमें कम करना है, उन्हें सपोर्ट नहीं करना। एंड देन प्रमोट पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड एंड ग्रुप रिलेशनशिप, हमें प्रमोट करना होगा पॉजिटिव चेंज और दुनिया में ये अवेयरनेस फैलानी होगी कि राइट बिलीव क्या है और रॉन्ग बिलीव क्या है। अंडरस्टूड। नाउ मेथड्स इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, अवेयर बनाओ उन्हें, एजुकेट करो उन्हें, स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट बोलना सिखाओ। जो आजकल की एजुकेटेड जनरेशन्स हैं वो या एजुकेटेड जो भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो भी एजुकेटेड पॉपुलेशन है वो यही कर रही है ना, वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है जो बात उन्हें समझ में आई एजुकेशन के थ्रू, तो वो पास करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को। शेयर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड चैलेंज इन ग्रुप बायस। अंडरस्टूड। नाउ प्रेजुडिस रिडक्शन, पहले तो ये बात मिस हो गई कि ये क्यों करना है हमें। सबसे पहले मिनिमाइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग प्रेजुडिस। मेन गोल्स क्या है कि हमें लोगों को प्रेजुडिस कम से कम आगे लोगों के अंदर ऐसे बिलीव्स ना बिल्ड हों, कोई भी नेगेटिव बिलीव्स, ये हमें करना है। देन एग्जिस्टिंग प्रेजुडिस एटीट्यूड्स को भी चेंज करना है। नैरो सोशल आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, उसे हमें चेंज करना है। देन डिस्करेज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अमंग विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडिस, ये करना है, ये मेन है, गोल है हमारा कि हमें प्रेजुडिस को रिड्यूस करना है। तो ये हमें काम करने हैं। नाउ ये कैसे होंगे, पहला हमने पढ़ा एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन के थ्रू। मोर सच मेथड्स। वन इज़ इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है कि हम जो भी दो ग्रुप्स के बीच में ये जो भी झगड़ा चल रहा है, जो भी दो ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, उनके बीच में हम एक इंटरेक्शन करवाएं, कॉन्टैक्ट बिल्ड करें, जिससे उनका जो एक दूसरे के बारे में सोच है वो चेंज हो, एक कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन हो सके, जिसकी वजह से ये जो भी एक दीवार खड़ी हो रखी है ये टूट जाए। तो ब्रेक डाउन मिसट्रस्ट, इनकरेज पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड डिस्कवर शेयर्ड वैल्यूज़ एंड स्ट्रेंथ्स। अगर हम उनके बीच में एक कम्युनिकेशन होगा तो इस तरीके से नॉर्मल सी बात है, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो शांति से बैठ के बात कर लें, अपनी अपनी बातें बता दें, तो वो मैटर रिजॉल्व हो जाता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, लेकिन तभी इफेक्टिव होगा ये अगर कॉन्टैक्ट एक कोऑपरेटिव वे में हो रहा है, कॉम्पिटिटिव सेटिंग में नहीं। मतलब आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते हो, आप अगर उस कम्युनिकेशन में आप अपने आप को सही प्रूव करने गए हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप सामने वाले की भी पॉइंट ऑफ व्यू को ले सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ही वो कोई फ़ायदा है उस कम्युनिकेशन का, वरना नहीं। देन इंटरेक्शन इज क्लोज एंड पर्सनल नॉट सुपरफिशियल। पर्सनली आप इंटरेक्ट कर रहे हो, सामने सामने बात कर रहे हो, बोथ ग्रुप्स हैव इक्वल स्टेटस, नीदर इज मोर पावरफुल। कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कोई कम पावरफुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या कोई किसी को मैनिपुलेट कर सकता है, दोनों ही इक्वल होने चाहिए। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड इज फोकस ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हाईलाइट पर्सनल क्वालिटीज़ ओवर ग्रुप आइडेंटिटी। लोगों को ये समझाना चाहिए कि आप अपनी जो आपकी पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं आप उनको ज़्यादा फॉस्टर करो इन कंपैरिजन कि आप जिस ग्रुप में बिलोंग करते हो, सिर्फ उस ग्रुप के साथ कंफर्म करने के लिए कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनके साथ सही दिखने के लिए सोसाइटी में या सोसाइटी के लोगों के साथ उन सोशली एक्सेप्टेबल बनने के लिए आप सिर्फ ये काम करो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके जो अपने सिद्धांत हैं, आपके जो अपने आदर्श हैं, आपको उनके हिसाब से जीना चाहिए, रहना चाहिए। अवॉइड जजिंग अदर्स बेस्ड सोलली ऑन देयर ग्रुप, किसी की
पर्टिकुलर किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, रेस हो, किसी भी पर्टिकुलर बेसिस पे जो भी ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट आपको सिर्फ इसलिए कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसके लिए आप उनके अगेंस्ट इस तरीके से बिहेव कर रहे हो या उन्हें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो या उनके अगेंस्ट इस तरीके की नेगेटिव सोच बना रहे हो, ऐसा हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड दिस हेल्प्स वी कैन इन ग्रुप आउट ग्रुप डिविजन्स, इसकी वजह से इन ग्रुप आउट ग्रुप डिविजन्स भी कम हो जाते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज आर द मेथड्स थ्रू विच वी कैन चेंज द जो भी एक प्रेजुडिस बना हुआ है सोसाइटी में या लोगों के अंदर जो भी प्रेजुडिस बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसे हम रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, एकदम से मतलब मिटिगेट कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। अब सोशल कॉग्निशन इस चैप्टर के नाम में ज़रूर है, बट ये टॉपिक इस चैप्टर से या सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। बहुत सारे और सारे टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट किए गए हैं, जैसे सोशल कॉग्निशन, स्कीमाज एंड स्टीरियोटाइप्स, इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनिंग एंड ऑल अदर्स, जो भी इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजलिटी, प्रो सोशल बिहेवियर, ये सारे जो भी टॉपिक्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस में से। बट ग्रेजुएशन में शायद आपको ये पढ़ाया जाए या आई डोंट नो, अगर वहाँ से भी ये डिलीट कर दिए जाएँ तो सोशल कॉग्निशन टर्म चैप्टर में नेम में ज़रूर है बट सिलेबस में नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। आप ऐसा ना सोचो कि मतलब मैम ने इतनी जल्दी से ख़त्म कर दिया और ये सारे टॉपिक तो पढ़ाए ही नहीं। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो उस नई एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये सीरीज़ कर रहे हैं। हाँ, सीयूईटी के लिए ये सिलेबस में शायद अगर इंक्लूडेड होंगे तो सीयूईटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन इन टॉपिक्स का भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ये टेलीग्राम पर ये यूज़र नेम सर्च करके भी कर सकते हो या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसमें सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर आपको इन टॉपिक के मतलब जो भी ये टॉपिक्स हैं अगर इसका नोट्स चाहिए, सीयूईटी का सिलेबस चेक करके अगर उसमें ये है और इनके नोट्स की ज़रूरत होगी, सो यू विल गेट दैट ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप। तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। एक्सेल स्टडी सिद्धांशी पंडित नाम का ये ग्रुप है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे टॉपिक्स। इफ़ यस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।